दोनों जरूरी है सर, भजन भी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, दोनों जरूरी है। ओके, तो आज तीसरा लेक्चर होना है ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। ओके, कौन सा? 6 चैप्टर 6। ये सेक्शन ही है ना। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज तीसरा लेक्चर होना है, ठीक है। 12.12वां का 6 चैप्टर का तीसरा लेक्चर है ना। सो आज का टॉपिक का नाम होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्लास में मैंने बोला था, सुन पा रहे हो अच्छे से? सुन पा रहे हो? यस सर। आशुतोष, अमृत, मेरा आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है? यस सर। Compared to that mic sound, okay, fine. So as I said in the last class, the total size of nucleic acid is something around 2 meters and the size of the nucleus is around 1 micron, है ना। तो उस 1 माइक्रोन न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर के न्यूक्लिक एसिड को एडजस्ट करना है हमें। तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इट इज क्वाइट टीडियस, है ना। तो एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। लेट मी राइट इट डाउन इट्स डेफिनेशन। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ packaging or folding of total nucleic acid present in a single DNA or single cell, ठीक ना। and this occurs in each and every cell, and this occurs in every cell, सारे सेल में होता है ये, कि सारे सेल में न्यूक्लियस है, सारे सेल में डीएनए है, तो सारे सेल्स में पैकेजिंग होना है। ओके, सारे सेल्स में पैकेजिंग होना है, फाइन, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनेंगे। आवर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको पैक करने के लिए, इसको रैप करने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए वी नीड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, वी नीड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। in order to pack this, there is a need of, ठीक है, there is need of positively charged molecule, so that the packaging is स्टेबल, है ना। देखेंगे, डीएनए ये हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक हमने मॉलिक्यूल लिया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होना है? अट्रैक्शन होना है, और अट्रैक्शन होगा तो अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। दोनों इक्वल चार्जेस के होते, दोनों नेगेटिव चार्ज होता या दोनों पॉजिटिव चार्ज होता, तो इसके केस में पैकेजिंग करना डिफिकल्ट होता, है ना। क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्जेस है, ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, है ना। तो पैकेजिंग इसका एफिशिएंट होता है, टूटता नहीं है, छूटता नहीं है जल्दी, हटता नहीं है जल्दी, अनफोल्डिंग नहीं होता है ना, अनवाइंड नहीं होगा। सो दोनों यहाँ पे चार्ज तो हमारा हाँ, यहाँ पे तो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव मॉलिक्यूल? ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल क्या है? सो दिस पॉजिटिव मॉलिक्यूल इज एक्चुअली
हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, ये हिस्टोन प्रोटीन है हमारा, ठीक है, दिस इज आवर हिस्टोन प्रोटीन। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, है ना, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज है। सो हिस्टोन प्रोटीन, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। It is positively charged protein, okay, made up of positively charged amino acid. Positively charged amino acid like arginine and lysine, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, पूछता है हर एग्जाम में, है ना, हर एग्जाम में पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। सो अर्जिनिन एंड लाइसिन, अर्जिनिन और लाइसिन के चलते ही ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं। ओके, हिस्टोन हैज सब यूनिट्स, लाइक इसके पास कुछ सब यूनिट्स है, जैसे H1, ओके, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है, these are the sub units of histone protein, ठीक है, देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे H1, H2A, H2B, H3 and H4, these all are called sub units of histone protein, है ना। यहाँ पे ये लास्ट के जो चार है, लास्ट के जो चार है, ठीक है, H2A, H2B, H3 and H4, it is present in a doublet, ठीक है, it is present in doublets and forms a structure called histone octamer, okay, histone octamer, octa means what, octa का मतलब क्या होगा जी, 8, octa का मतलब 8 होता है ना। तो ये देखो 4 मॉलिक्यूल्स है ना, ये दिस इज 1 2 3 4, 4 है, इन्हीं को हम लोग रिपीट करवा देंगे 2 बार, ठीक है, तो यूनिट में करवा देंगे, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 हो गया, है ना। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक गोल सा स्ट्रक्चर तैयार होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। ये हाइपोथेटिकल सर्कल बना रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेमर्स, हिस्टोन यूनिट्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज H2A, H2A, है ना, H2A हो गया, ठीक है, देन H3 यहाँ पर है, फिर H3 यहाँ पर है, ओके, H4, हिस्टोन 4 हियर, हिस्टोन 4 हियर, अब क्या बचा, H2A, H2B, है ना, H2B और H2B कहीं पे बना सकते हो आप लोग, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया ये फिगर, ओके। यहाँ पे H1 पार्टिसिपेट नहीं किया है इस स्ट्रक्चर को बनाने में, हिस्टोन ऑक्टेमर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। हिस्टोन ऑक्टेमर बनाने के लिए, हिस्टोन ऑक्टेमर बनाने के लिए H1 का कोई रोल नहीं रहता है ना, कोई रोल नहीं रहता है। दिस H1 इज प्रेजेंट आउटसाइड द हिस्टोन ऑक्टेमर, दिस इज H1, दिस इज H1, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये है गया आपका H1, हिस्टोन 1, हाँ, दिस इज H1, हिस्टोन 1 हो गया ये, ओके।
जो कोर हिस्टोन ऑक्टेमर होता है, जो कोर होता है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ यही सब प्रेजेंट रहता है, यही चारों का डबल एज प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ दिस इज हिस्टोन ऑक्टेमर, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। अब होगा क्या, डीएनए उसके ऊपर लपेटाएगा, डीएनए इसके ऊपर लपेटाना है, से दिस इज डीएनए, ठीक है, ये डीएनए रहा। सो डीएनए इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अब रैप करेगा, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर बाइंड करेगा, लपेटाएगा, समथिंग अराउंड 1.67 टाइम्स ये लपेटाता है, ठीक है, 1.5 गुना से ज्यादा इसको लपेटाता है। एक बार लपेटाएगा, फिर दोबारा लपेटाने का कोशिश करेगा, लेकिन वो सर्कल नहीं बनाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, है ना, वो 0.67 तक ही रह जाएगा। 2 बार रिपीटेशन नहीं होनी, 2 बार उसका सर्कल में रिपीटेशन नहीं होना है ना, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, है ना। हाँ, और यहाँ पे लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, 200 न्यूक्लियोसाइड यहाँ से लेके, ठीक है ना, यदि हम जिक्र करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रैपिंग हुई है, जो सर्कुलेशन हुआ है इसके ऊपर, है ना, उस पे 200 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। और इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को जहां 200 न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग न्यू बॉडी कहते हैं या फिर न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियोसोम या फिर न्यू बॉडी कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को, दिस इज कॉल्ड NU, न्यू बॉडी या फिर न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इंक्लूडिंग H1, ओके। और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर कह रहे हैं या फिर कोर हिस्टोन, ठीक है, कोर हिस्टोन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको पुकार सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, हिस्टोन ऑक्टेमर या फिर कोर हिस्टोन। और पूरा स्ट्रक्चर जो H1 भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, if H1 is also included this, then it is considered as न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी, ठीक है, ठीक है। जिसको डाउट है, यहाँ तक समझ में नहीं आया, पूछेंगे। सर जो 1.6 टाइम्स कॉइलिंग हो रहा है, तो वो क्या हिस्टोन प्रोटीन कॉइल कर रहा है? नहीं, हिस्टोन प्रोटीन एक बॉल का तरह समझेंगे, गेंद है, ठीक ना, उस गेंद के ऊपर आप रिबन लपेट रहे हो, समझे? तो रिबन किससे बना हुआ है? रिबन है डीएनए, रिबन हो जाएगा आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा गेंद, समझे? यस सर। ये H1 का यहाँ पे क्या काम होता है? H1 का काम क्या होता है सर? ये H1 का क्या काम होता है यहाँ पे? किसका सर ये H1 का बाइंडिंग का काम है, H1 है, हाँ, H1 से उसको पकड़ के रखे, है कि नहीं है? आप इमेजिन करो, गेंद के ऊपर हम रस्सी लपेट रहे हैं, तो जहां से रस्सी जा रहा है और जहां से रस्सी निकल रहा है गेंद से होते हुए, गेंद के ऊपर लपटा के उसको एक बांधने के लिए चाहिए ना, नहीं तो सरक जाएगा ना, रस्सी सरकेगा कि नहीं सरकेगा, है ना। तो वो रस्सी ना सरके इसीलिए एक लॉक लगाया हुआ है, एक बोल सकते हो लकड़ी लगाया गया हुआ है, एक क्लैंप लगाया गया है, लीनियर क्लैंप। तो उसी की तरह H1 एक्चुअली में जाते हुए डीएनए को और आते हुए डीएनए को पकड़ के रखता है, स्टेबल करके रखता है, लेकिन वो हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है।
तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सा मतलब हिस्टोन ऑक्टेमर बनता होगा। I will tell, बहुत सारा होगा, बहुत सारा न्यूक्लियोसोम होगा। ठीक है, कितना न्यूक्लियोसोम है अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इन डिप्लॉयड कंडीशन? व्हाट इज द साइज ऑफ, ठीक है, 3.3 into 10 to the power 9। ओके, साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम 3.3 into 10 to the power 9। GENOME, ह्यूमन जीनोम इन डिप्लॉयड कंडीशन 6.6 into 10 to the power 9 base हाँ, पेयर। 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स है ना। हाँ, ओके, दिस मच बेस पेयर्स, ठीक है। और 200, वी नो दैट, हम जानते हैं 200 बेस पेयर्स इन्वॉल्व इन one nucleosome formation. So can you count the total number of nucleosome in a human genome? Total nucleosome is equal to 6.6 into how much? 6.6 into 10 to the power 9 by 2 into 10 to the power 2. लिख सकते हैं कि नहीं? Equal to how much? कितना आ जाएगा? 6.6 into 10 to the power 7 nucleosome. 3.3 into 10 to the power 7। अच्छा हाँ, 3.2 कटेगा भी ना। So 3.3 into 10 to the power 7 nucleosomes हो गए, होंगे कि नहीं? यस सर। 2 है तो 2 घटेगा तो 7 होगा ना जी। ठीक है, समझे? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अमृत? यस सर, समझ गए सर। मुस्कान, रिया, फातिमा? Yes, sir. ओके गुड, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक ना, चलिए न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया, न्यू बॉडी समझ में आ गया, कोर हिस्टोन समझ में आ गया, ठीक ना। ओके, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना हम लोग, सो हमारा जो डीएनए है कि जब रेप्लिकेशन करने वाला होगा या फिर फंक्शनल होना है, तो हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से दिखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा स्ट्रक्चर, दिस छोटा छोटा स्ट्रक्चर इज एक्चुअली न्यूक्लियोसोम, जिसके ऊपर डीएनए बंधा हुआ है। ठीक ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, है ना। ओके, न्यूक्लियोसोम अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, okay, this structure is called beads on string. Structure is called beads. Beads का मतलब क्या होगा? On string. मोतियों का माला बोल सकते हैं, beads of string, beads on string, ठीक ना। beads on string और beads of string भी बोल सकते हो, ठीक है। beads of क्या लिखा था? beads of string, है ना, रस्सी के ऊपर माला गुथा हुआ या फिर रस्सी में गांठ बने हुए, जो भी समझे, है ना, ऐसा लगेगा जैसे मोतियों का माला प्रेजेंट है ना। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला एनसीईआरटी का लाइन है। तो पूछता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम अंडर माइक्रोस्कोप। फिनिश, है ना। चलिए अब देखते हैं रियल पैकेजिंग देखते हैं। यहाँ पे तो हमने छोटा मोटा पैकेजिंग देखा। छोटा मोटा पैकेजिंग कहने का मतलब डीएनए न्यूक्लियोसोम के ऊपर बाइंड कर रहा है ना। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान हम तो क्रोमोसोम देखते हैं, है ना। सेल डिवीजन के दौरान हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। ये क्रोमेटिड्स वाला स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं हाउ इट वर्क्स और हाउ इट गोस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेट मी मेंशन समथिंग मोर हियर, है ना। इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो लेंथ होना है, ये जो लेंथ होना है that is around 10 nanometer,
ठीक है, दिस इज 10 नैनोमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ रहा है। H1 से लेकर ऑक्टेमर तक सर। H1 से लेके ऑक्टामर तक, हाँ H1 लिए हैं कि नहीं लिए हैं इसमें, हाँ H1 कैलकुलेट कर लेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसी में लिख दे रहे हैं ये, है ना, दिस इज समथिंग अराउंड 10 नैनोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे PACKAGING, पैकेजिंग ऑफ DNA इनटू क्रोमोसोम, है ना। देखते हैं, सी दिस इज DNA, ध्यान से देखेंगे जी। DNA, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ DNA? अमृत, डायमीटर ऑफ DNA, डायमीटर ऑफ DNA हाउ मच? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर 10 नैनोमीटर कह सकते हैं कि नहीं? 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर, बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं? ओके ओके, बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, और नैनोमीटर कहने का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ये दोनों का डिफरेंस होता है ना। ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम यूनिट का, और ये हो गया नैनोमीटर का, लिख सकते हैं, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या हो रहा है देखते हैं। ये नारो होगा, थोड़ा सा नारो होना है, और ये रैपिंग होनी है हिस्टोन के ऊपर, ठीक ना, इस तरीके से। ये रहा हिस्टोन, लाल वाला जो बना है दैट इज हिस्टोन, रेड वन इज द हिस्टोन प्रोटीन, रेड वन इज द हिस्टोन प्रोटीन, है ना। सो इसका डायमीटर, इसका लेंथ हो जाएगा 10 नैनोमीटर, और इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसोम, है ना। दिस इज DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरीके से 4 को हम लोग एक साथ लिखेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोसोम देख रहे हो ना, नाउ आई विल राइट 4 न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर, आई एम ड्राइंग 4 न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर, है ना। 4 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो 4 न्यूक्लियोसोम के साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका डायमीटर हो जाएगा समथिंग अराउंड 30 नैनोमीटर, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। वी विल प्रोनाउंस इट एज सोलिनॉइड, ओके, सोलिनॉइड प्रोनाउंस करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सुपर सोलिनॉइड, और इसका डायमीटर हो जाएगा समथिंग अराउंड 30, सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड, 100 नैनोमीटर, और इसको हम लोग कहेंगे सुपर सोलिनॉइड। इसमें हिस्टोन का है सर? ओके, हिस्टोन इसमें दिख ही नहीं रहा है इतना, मतलब हिस्टोन इसमें अब दिख नहीं रहा है, ठीक ना। हम थोड़ा जूम आउट हो रहे हैं, हम जूम आउट हो रहे हैं अभी, ठीक ना, जूम आउट हो रहे हैं, इसीलिए अब हिस्टोन दिखेगा नहीं हमको। सुपर सोलिनॉइड, उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा देखते हैं। उसके बाद वाला कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इसका डायमेंशन होने हैं, ओके, इसका डायमेंशन होना है समथिंग अराउंड 300 नैनोमीटर, और इसको हम लोग कहेंगे क्रोमेटिन। नाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड एज क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। कितना कितना हो रहा है जी, 10, 30, 100, 300, लेट मी कंफर्म, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। ओके, 10 सोलिनॉइड स्ट्रक्चर का 30 नैनोमीटर है ना, हाँ। सुपर सोलिनॉइड इज 300 नैनोमीटर, या सुपर सोलिनॉइड इज 300, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। सुपर सोलिनॉइड इज 300 नैनोमीटर, और इसका हो जाता है 700 नैनोमीटर, ओके, हाँ। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा,
उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर ये रहा। ये और ये स्ट्रक्चर क्या है आप लोग सब जानते हो। एवरीबडी नोज व्हाट स्ट्रक्चर इज दिस। क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम। ये हो गया आपका 1400 नैनोमीटर का, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। सो इस तरीके से पैकेजिंग होता है डीएनए का। डायग्राम देखेंगे हमने स्टार्ट कहाँ से करा और खत्म कहाँ कर रहे हैं। ओके, क्रोमोसोम इज मेम्ब्रेनलेस, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। सिंपली रैपिंग हो चुकी है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन दिखता भी नहीं है हमको, इतना छोटा छोटा है। ठीक है, हम लोग जूम आउट कर रहे हैं, तो जूम आउट कर रहे हैं तो हिस्टोन प्रोटीन दिखेगा थोड़ी, नहीं दिख पाएगा। ओके, कहीं कहीं पे हम बना दे रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अमृत समझ में आ रहा है जी किस तरीके से रैपिंग हो ये सब तो समझ गए सर। शुरू में जो डीएनए बना है उसमें हिस्टोन नहीं रहेगा। रखा है। हाँ, डीएनए रहेगा, सॉरी रहेगा, हिस्टोन रहेगा। हिस्टोन ढक चुका है, दिख नहीं रहा है हमें। अच्छा, हिस्टोन हमें दिख नहीं रहा है, हिस्टोन हर जगह है। समझे। सर हाँ, हर सुपर जगह हिस्टोन। अरे यार बस सुपरसोनेट स्ट्रक्चर है, फर्दर कोइलिंग हो रहा है। आप सर, एक सर, रस्सी डॉट डॉट लीजिए, क्या ठीक है? ना, पतला सा रस्सी लीजिए। डॉट डॉट क्या अरे है यार सर? डॉट रेड डॉट हम से हिस्टोन दर्शा रखे हैं वहाँ पे। ठीक। डॉट्स डॉट्स हम हिस्टोन प्रोटीन दर्शा रखे हैं। दैट डॉट्स आर नथिंग बट द हिस्टोन प्रोटीन। लेट मी शो यू द रियल डायग्राम हियर। ठीक ना, डायग्राम यहाँ पे हम शो करते हैं आप लोग को। ये देखेंगे, कुछ डाउट आ रहा है पूछते चलेंगे। पैसेजिंग ऑफ डीएनए। दिखा ये यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है अभी? अभी ठीक आ रहा था पहले से। अभी ठीक है ना पहले से? उसमें की डायग्राम। ठीक है, और भी मेरे पास फोटो, अभी और भी मेरे पास फोटो है। देखो ये फोटो, देखो ये फोटो कैसा है। ये हाँ। फोटो सही है? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा था। इससे पहले वाला ही ठीक था सर, पूरा हाँ। प्रोसेस में समझ में आ रहा था। यो विश, अरे अरे आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स। आपको समझना जरूरी है। ये देखो, इसमें भी देख सकते हो आप लोग, देख लो इसमें भी। समझ पा रहे हो? समझना जरूरी है, और समझना ये है कि यहाँ पे पैकेजिंग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, पैकेजिंग किस तरीके से हो रहा है ये समझना है आपको। सर हाँ बोलेंगे। वो मतलब पेज वाला डायग्राम पे है ना, उससे कुछ ये वाला डायग्राम, ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो। जो आप ड्रॉ किए हैं। ओके ओके, बहुत सही। हाँ ये वाला। सर इसमें जो रेड वाला जो ड्रॉ किया है, हाँ वो वहाँ पे अंदर हिस्टोन है, उसके ऊपर से डीएनए का कवरिंग गया है। हाँ और फिर उसके बाद क्या है कि ये जो मतलब ये जो सारा था, जो रेड वाला या फिर जो न्यूक्लियोसोम था, वो वहाँ पे वो बताया कि चार एक तरफ बाइंड कर जाता है, उसके बाद जो हिस्टोन रहता है वो, या फिर यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। समोसा कितना पता था कि छोले सीता। हाँ, पूछना क्या चाह रहे थे? इसमें जो सोलेनॉइड है इसके अंदर हिस्टोन। अरे सिंपली समझो ना यार, आप रस्सी बढ़ते हुए कभी देखे हो गाँव में? रस्सी बढ़ते हुए कभी गांव में देखे हो? रस्सी बनाते हुए कभी देखे हो गांव में? देखे हैं सर। पहले क्या करते हैं, छोटा सा पतला सा, है ना, पतला सा धागा लेते हैं, है ना,
उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर जो बन गया धागा तैयार हुआ उसको फर्दर आपस में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया फर्दर ट्विस्ट करेंगे आपस में, यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना, यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ सुतोष, रेड के बारे में पूछ रहे थे, सुना ही नहीं दिया मेरे को, फिर से रिपीट करेंगे वो जो रेड जो बनाया है सर, वो ब्लू वाले में वो हिस्टोन है, हिस्टोन डायमर है जो, हाँ उसका जो, हाँ हिस्टोन ऑक्टेमर है, हिस्टोन ऑक्टेमर है। और ये जो ग्रीन वाला जो बनाया है, हाँ वो क्या चीज है, वो भी डीएनए ही है ना? डीएनए, अरे वो डीएनए है, ये देखो पहले यहाँ पे सफेद भी डीएनए है, यहाँ पे ब्लू भी डीएनए है, यहाँ पे ग्रीन भी डीएनए, यहाँ पे सफेद भी डीएनए, यहाँ पे ब्लू भी डीएनए, यहाँ पे व्हाइट भी डीएनए है ना। अब स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा है, इसीलिए हम अलग अलग पेंसिल यूज करा, अलग अलग कलर यूज करा हमें। सर इसमें जो रेड वाला हिस्टोन जो यहाँ पे बना है ग्रीन वाले में, वो H1 के सिवाय बाकी, वो H1 के सिवाय बाकी है या फिर वो कोई भी है? नहीं वो देखो, वो जब ही रहेगा, जब भी रैपिंग होगा ना, मेन रैपिंग होना है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर ही, H1 तो सिंपली बाहर रहेगा, है ना, बाहर रहेगा वो। सी जब भी बॉन्डिंग होनी है ना इसकी, इस तरीके से होगा। ये देखो, ये ब्लू कलर का हिस्टोन हो गया, हिस्टोन ऑक्टे हो गया, में ऑक्टामर हो गया ये, और H1 हमेशा यहाँ रहेगा, हमेशा H1 यहाँ रहेगा, हमेशा H1 इधर रहेगा। वो हम बना दिए हैं इस तरीके से, है ना, कायदे से बनाएंगे तो हमेशा हमको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। एंटर भी हो रहा है डीएनए, तब हिस्टोन प्रोटीन H1 से होते हुए जाएगा, बाहर निकलेगा तभी H1 से होते हुए आएगा। वो तो हम सिंपली रफ स्केच है, रफ स्केच है, दैट इज नॉट इवन डायग्राम, इट इज रफ स्केच, ठीक है। इसमें देखो ना कितने अच्छे से तो दिख रहा है इसमें। हिस्टोन्स हो गए, यहाँ पे हिस्टोन देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है ना, यहाँ पे भी एक H1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी H1 होना चाहिए था, जो कि मेंशन नहीं करें क्योंकि वो उतना नेसेसरी नहीं है, आपको बस दर्शाना था, हम दर्शा रहे हैं आप लोग के लिए कि देखो इसी तरीके से बाइंडिंग होती है बस। करेक्ट, फाइन, चल आई मूव फॉरवर्ड। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। नाउ आई एम गोना से व्हाट थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम। ओके, कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम। कंस्टिट्यूएंट से पहले एक और चीज बता दें, ये कोइलिंग हो रखा है बिकॉज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये कोइलिंग हो रखा है बिकॉज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। फर्दर कोइलिंग होता है, ठीक ना, फर्दर कोइलिंग होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NHC। NHC स्टैंड्स फॉर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं स्कैफोल्डिंग्स, है ना, RNA DNA पॉलीमरेज, HMB दैट इज कॉल्ड हाई मोबिलिटी प्रोटीन ग्रुप। ओके, ठीक है। फर्दर यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रहे हैं, फर्दर the DNA coils or packed because of or due to presence of non-histone NHC, that is non-histone chromosomal protein, non-histone chromosomal protein, non-histone chromosomal protein, ठीक है, such as scaffolding, ये एम्स लेवल का है जी। ओके, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, फोल्डिंग करने के लिए प्रोटीन होता है जिसका स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। DNA RNA पॉलीमरेज, ठीक है, और होता है दैट इज HMB ग्रुप, HMG हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन, दैट स्टैंड्स फॉर हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन, high mobility group protein. Okay, HMG stands for this. HMG stands for this.
है ना? ओके, नाउ constituents of chromosome. Constituents of स्पेलिंग देख लेंगे. क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? पहला चीज हिस्टोन प्रोटीन 50% रहेगा. हिस्टोन प्रोटीन रहता है कितना? 50% हिस्टोन प्रोटीन रहना है. ठीक है, डीएनए रहेगा 40% में. डीएनए हाउ मच? 40%. ये सब एम्स का है, ठीक है, नॉर्मल नीट में नहीं पूछना है. आरएनए रहेगा समथिंग अराउंड 1.2%. ठीक है, अदर प्रोटीन समथिंग अराउंड 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4%. ठीक है, कितना बच गया जी? 0.4%. मेटल आयंस, ठीक ना, मेटल आयंस हो जाएगा. और क्या लिख दूं? मेटल आयन जैसे कि आयरन हो जाएगा, ठीक ना, आयरन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाना है, कैल्शियम हो जाना है ना, रेस्ट ऑल, ठीक ना, रिमेनिंग परसेंटेज. करेक्ट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं. ओके, फाइन 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 फाइन. सो ये हो गया खत्म यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. नाउ एक चीज और बता दें यहाँ पे, ठीक ना, पैकेजिंग के दौरान कहीं कहीं पे बहुत टाइटली पैक्ड होता है डीएनए का, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना. इंटायर जीनोम में, इंटायर क्रोमोसोम में कुछ कुछ रीजन्स पे बहुत ही टाइटली पैकेजिंग होती है और कहीं कहीं पे बहुत लूजली पैकेजिंग होती है. Okay, I'm repeating again. In the entire chromosome, at certain places there is loose packaging, and at certain places there is hard packaging. है ना? So hard packaging जहाँ पे tough packaging होता है, tightly packed रहता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोस, डीएनए, उस रीजन को कहते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन. और जहाँ पे लूजली पैक्ड होता है that is called euchromatin. Okay, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin, euchromatin and heterochromatin. Chromatin. ठीक है, euchromatin और heterochromatin. ठीक है, ये सब है क्या? These are the regions on chromatid. ठीक है, क्रोमेटिड के ऊपर वाले रीजन है ये सब. CHROMATIN, क्रोमेटिन फाइबर कर दें या फिर क्रोमेटिड कर दें, सेम थिंग. ठीक है, चलिए करेक्ट है ना. रीजन ऑन क्रोमेटिड. These are region on chromatids which are active or inactive with respect to function. With respect to function, ये तो एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होना है. चलिए इन दोनों को थोड़ा डिफरेंस कर दे रहे हैं. यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. है ना, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन. ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं यूक्रोमेटिन के बारे में. इट इज लूजली पैक्ड. While this is tightly packed. It is tightly packed region of chromosome.
है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मेटाबॉलिकली इट इज एक्टिव। मेटाबॉलिकली इट इज एक्टिव, ठीक है। इसमें लिखेंगे मेटाबॉलिकली इट इज इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव, है ना। ये वाला जो रीजन है यूक्रोमेटिन है, ये लाइटली स्टेन होता है। लाइटली स्टेन कहने का मतलब यदि रंगेंगे क्रोमोसोम को तो कहीं कहीं पे फेड, है ना, फेड कहने का मतलब हल्का हल्का रंग कहीं पे आएगा, है ना, हल्का हल्का रंग कहीं पे आना है, तो उस हल्के हल्के रंग वाले रीजन को हम लोग कहेंगे यूक्रोमेटिन रीजन। ओके, इट इज लाइटली स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इट इज डार्कली स्टेन्ड, DARKLY, डार्क का स्पेलिंग होता है ना जी, या ई लगेगा, STAINED, है ना। एंड द लास्ट वन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन का रेस्पेक्ट से जिक्र करेंगे तो ये एक्टिव होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है आशुतोष, यस सर। चंदन, सर ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए वहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहा है, टाइटली पैक्ड है। जगह नहीं है, सही बोल सकते हो। अरे भैया मान के चलो एक छोटा सा रूम है, उसमें उसमें 2 आदमी रहने का जगह है और 10 आदमी रहेंगे वहाँ पे, तो क्या अच्छे से रह पाएंगे, खाना बना पाएंगे, खा पाएंगे, ड्यूल कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे? नहीं ना, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, इनएक्टिव रीजन, सर इससे पहले जो बताया था ना है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम में, हाँ बोले। सर अदर प्रोटीन्स में कौन हाँ कौन आ जाएगा? ठीक है, अदर प्रोटीन में वही स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, NHC वो सब आएगा, है ना, RNA DNA पॉलीमरेजेस है, वो सब आ जाएगा उसके अंदर। सर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन वो करेगा या फिर नहीं करेगा, मतलब प्रोसेस को वेरी गुड, follow वेरी नहीं गुड, वेरी गुड, सही बोले, बहुत सही, वही है, एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही चीज है जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, करेगा। यस सर। गुड, वेरी गुड। आगे और कुछ? नो सर। फाइन, शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके, सो चलिए, यहाँ पे DNA खत्म होता है, पूरा DNA का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, है ना, पैकेजिंग वगैरह हो गया। नाउ आई विल टेल, RNA बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे RNA और DNA, ठीक ना। RNA that is ribonucleic acid, ribonucleic है ना, ribonucleic acid। ठीक ना, it is primitive, ये प्रिमिटिव है, ठीक है, ये प्रिमिटिव है, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है, इट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल फॉर प्लैनेट अर्थ, है ना। इट इज हाईली एक्टिव, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल बता रहे हैं क्यों है ये, है ना। सी
हम डायग्राम बना रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, है ना, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट है यूरासिल, URACIL, यूरासिल। यूरासिल इज द नाइट्रोजनस बेस ओवर हियर, है ना, ये यूरासिल है। ओके, दिस इज यूरासिल रीजन। और यहाँ पे हम बना देते हैं फॉस्फेट। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं फॉस्फेट। क्लियर है? दिस इज फॉस्फेट, है, फॉस्फेट हो गया। चलिए मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, दिस इज शुगर। समझ में आया आशुतोष? यस सर। ठीक है, प्राइमिंग कर दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं इधर प्रेजेंट है। ओके, थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, उसके अलावा OH यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, इन केस ऑफ RNA। दिस इज राइबो शुगर। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज RNA। और RNA के केस में मैंने क्या बताया था, इट हैज एक्स्ट्रा OH ग्रुप और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 7, सॉरी कार्बन नंबर 2 बता चुका हूँ ये। यस सर। इट हैज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 बता चुका हूँ ये, है ना। डीएनए के केस में सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम है, लेकिन आरएनए के केस में सेकंड कार्बन पे बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना। आरएनए वाला जो शुगर था, सॉरी डीएनए का जो शुगर था, इट वाज लाइक दिस, ठीक ना, इस तरीके से शुगर था ना, इस तरीके से शुगर था कि नहीं था, इस तरीके से था ना। लेकिन इसके केस में कैसा है, कंपेयर करेंगे थोड़ा सेकंड पोजीशन को कंपेयर करेंगे जरा डीएनए और आरएनए के बीच में। कौन कंपेयर इट। आरएनए में OH है और डीएनए में सिर्फ H ओके, है। आरएनए हैज OH, आरएनए हैज ओनली H। देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ, देख पा रहे हैं। ओके। This 3 is going to participate in bond formation with another nucleotide. Very good, है ना। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पाएगा, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आया। ओके, तो दूसरा फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। सुधांशु, आवाज कट रहा था। समझ में आया कि नहीं? आवाज फंस रहा है। Am I audible now? यस सर। ठीक है, सो ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, है ना, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है ये। जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इस पहले वाला न्यूक्लियोटाइड के साथ एडिशन करना है, तो एडिशन होगा सेकेंड OH, सेकेंड ग्रुप पे जाके ऐड होना है, ठीक है, सॉरी थर्ड वाले ग्रुप पे है, वहां पे जाके ऐड होना। ओके, थर्ड वाले पोजीशन पे जो OH ग्रुप है, वहां पे जाके ऐड हो जाना। ओके, है ना। यदि डीएनए के केस में भी पॉलीमराइजेशन होना है, तो उसके केस में भी हम देख रहे हैं कि एक OH फंस रहा है, सर आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज नहीं आ रहा है। सही है, अभी सही है सर। सही है अब? फिर से हाँ सर सर। पिछला स्टेटमेंट फिर से बताइए सर। ओके, ठीक है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। जब इन दोनों को ऐड करना होगा आपस में, तो ऐड होंगे कहाँ से? ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप इस OH से ऐड होगा, है ना। फॉस्फेट ग्रुप और इस OH के बीच में ठीक ना, हाइड्रोलिसिस होगा, जिसके चलते वहां पे एस्टर बॉन्ड बनेगा। गॉट इट? सर है ना। डीएनए के केस में भी इसी तरीके से प्रोसेस होना है। सर फॉस्फोडाइएस्टर का जो
हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। सर फॉस्फोडाइस्टर का जो बॉन्डिंग होता है वो थर्ड कार्बन पे होता है। हाँ थर्ड कार्बन पे होता है या कार्बन पे होता है, इसलिए हम 3 प्राइम कहते हैं उसको, इसलिए हम 3 प्राइम को इतना भाव दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। 3 प्राइम पे ही होना है। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मान के चलिए डीएनए में भी और आरएनए में भी 3 प्राइम से ही एडिशन हो रहा है, लेकिन आरएनए के केस में एक OH बचा हुआ है ना, लेकिन इसके केस में तो OH नहीं है, सिर्फ H है। देखेंगे, इन केस ऑफ आरएनए 1 एक्स्ट्रा OH, 1 फ्री OH इज देयर, और ये फ्री OH बहुत ही नोटोरियस है, हाईली रिएक्टिव है, ये किसी से भी रिएक्ट कर जाता है ना, किसी से भी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए आरएनए अनस्टेबल है। आरएनए बहुत जल्दी ही म्यूटेशन कर पाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2। समझ में आया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, ठीक ना। आरएनए इज मोर reactive because क्योंकि more reactive because it has 1 free oxygen or hydroxyl group at carbon number 2। कार्बन नंबर 2, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नाम भूल जाओ अपना, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं भूलेंगे। forget your name but don't forget this statement. Why RNA is more reactive, why RNA poses more why RNA encounters more mutation, ठीक है। The reason behind this is the presence of extra oxygen or extra OH at carbon number 2, ठीक है। और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि OH है या O है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए O। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के चलते आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, और यही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डीएनए में एब्सेंट है, तो डीएनए उतना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम आरएनए डीएनए हैज इन्वॉल्व्ड, from RNA, DNA has evolved by losing 1 oxygen at carbon number what? 2 At second carbon, है ना, second carbon। ठीक है, एक चीज हम जिक्र करेंगे यहाँ पे कि आरएनए डोमिनेंस है इन द नेचर, आरएनए इज डोमिनेंट इन द नेचर, आरएनए इज डोमिनेंट इन द नेचर। आई एम रिपीटिंग, आरएनए इज डोमिनेंट इन द नेचर। कहने का मतलब क्या है? आरएनए इज डोमिनेंट इन नेचर, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आरएनए चाहिए ही चाहिए, कोई भी जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए आरएनए चाहिए ही चाहिए। आरएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आरएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए नहीं रहेगा तो चल जाएगा, बट इफ आरएनए इज नॉट देयर देन नथिंग इज गोइंग टू एक्सप्रेस ऑन दिस नेचर, है ना। यदि डीएनए भी प्रेजेंट है नेचर में, तो उसको पहले आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाके एक्सप्रेस करता है, तब जाके प्रोटीन बनाता है ना। इसीलिए कहा जाता है आरएनए इज डोमिनेंट इन द नेचर। आप एक लाइन पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ठीक है ना, आरएनए वर्ल्ड में, आरएनए यदि एनसीईआरटी है तो पढ़ेंगे, एक बार एनसीईआरटी आपके सामने है तो पढ़ेंगे। आरएनए वर्ल्ड के सेक्शन में लिखा गया होगा आरएनए इज डोमिनेंट इन नेचर, और डोमिनेंट शब्द यूज करा गया होगा। लेट मी शो यू। सर हाँ,
अगर आरएनए ही प्रोटीन बनाता है तो फिर इवॉल्व करके फिर डीएनए क्यों बन गया? हाँ, डीएनए बना है स्टेबिलिटी के लिए, रखने के लिए, है ना, स्टेबिलिटी के लिए रखा है, बनाने, स्टोरेज के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, स्टेबली स्टोर होता है इंफॉर्मेशन, इसलिए डीएनए का एग्जिस्टेंस हुआ, डीएनए को बनाया गया। ठीक है। आरएनए वर्ल्ड इसके बाद था क्या? अच्छा हाँ, आरएनए वर्ल्ड इसके बाद। पेज नंबर 104। स्किप कर दिए क्या हम? स्किप कर दिए क्या हम? सर इससे पहले जो बैक्टीरियोफेज वाला दिया हुआ था डायग्राम, बैक्टीरियोफेज वाला डायग्राम के बाद हाँ? द सर्च फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी लिखा है। होगा the RNA world, it is written as RNA world. Find out where it is. पेज नंबर 104 सर। 104 सर। 104, very good. यस सर। 102, 104, 103, 104। ठीक है। 104 कहाँ है? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा RNA world, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Okay, RNA has evolved from DNA catalyst. Therefore, the RNA has evolved from DNA. Chemical modification makes the stable being complementary. No. लिखा हुआ नहीं है सर। Now, evidence suggests that the life process, metabolic translation, genetic material catalyst. The catalyst protein. No, it is not here. From the discussion question, evidence for genetic material, the protein briefly highlighted. It was for genetic material. The evidence suggested the essential process, metabolic translation. नहीं, यहाँ पे नहीं है, but it is somewhere. Okay, somewhere it is. Okay, आएगा कहीं पे, आप लोग पूछोगे, साल बाद पूछोगे, जब पढ़ोगे ना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, तब पूछोगे सर इस लाइन का मतलब क्या है। सर क्लास कितने बजे तक है? 33 क्लास कितने बजे तक है? कितने बजे तक? 36 तक है ना? हाँ सर। हाँ बोलेंगे। सर आरएनए जो सेकंड पोजीशन से जो ऑक्सीजन निकलता है वो किस चीज कहाँ जाता है, मतलब किस चीज के साथ रिएक्ट करता है? Yeah, here it is. किस तरह का रिएक्शन? The presence, listen, the presence of reminiscence of antiquity and the process of splicing represent the dominance of RNA world. ठीक ना, dominance of RNA world बताएंगे जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तब बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक ना, डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड का मतलब क्या है? डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड यही है, डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड यही है कि RNA is important, DNA is not so important. If RNA is not there, then nothing is going to be synthesized. Okay, DNA बस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था, पूछेंगे? सर मेरा था सर। हाँ क्या था, पूछेंगे, रिपीट करेंगे। आरएनए जो सेकंड सर जो आरएनए जो ऑक्सीजन निकल जाता है फिर जो बाहर आ जाता है वो मतलब किस चीज के साथ रिएक्ट करता है? वो किस चीज के साथ? अरे यार वो ऑक्सीजन चला गया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वो निकल गया, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो ऑक्सीजन निकल गया ओव्यूलेशन के दौरान, खत्म, उससे कोई लेना नहीं। हमें ये देखना है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर तैयार हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर तैयार हो गया, हमें ये देखना है, नथिंग एल्स, है ना। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में चला गया, एटमॉस्फेयर में नेसेंट ऑक्सीजन निकला, वो जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बना दिया, है ना। आरएनए इज डोमिनेंट इन नेचर सिंस इट इज रिक्वायर्ड for the expression of genetic information. मतलब ये भी सभी ऑर्गेनिज्म में है।
हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म में बताएंगे, इसको हम एलाबोरेट करेंगे इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन at 2 prime, RNA mutate fast। ठीक है, RNA बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। ठीक है, म्यूटेशन रेट ज्यादा है, इसलिए तो हम उस डिजीज का हम वैक्सीन नहीं बना पाते हैं जो RNA बेस्ड पैथोजन रहता है। ओके, RNA बेस्ड पैथोजेंस रहते हैं, उसका एंटीडोट बनाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट ऑफन यूज्ड टू गेट मॉडिफाइड और ऑफन यूज्ड टू फॉलो म्यूटेशन। ओके, चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे RNA वर्ल्ड, और भी हम जिक्र करेंगे इसके बारे में आगे। नाउ आई एम गोना टेल यू द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। Okay, let me speak about difference in another section। ठीक ना, यहाँ पे हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, that is search of genetic material। ठीक है, that is search of genetic material ना, जेनेटिक मटेरियल की खोज कर रहे हैं हम लोग। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब हम लोग को एस्टेब्लिश करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, DNA है, RNA है या प्रोटीन है। जब तक हमने एस्टेब्लिश नहीं करा था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, तब तक हम अज्यूम करते थे कि शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, RNA जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जब तक हमारे पास फाइनल प्रूफ नहीं आया, मैसेल्सन, स्टाल और सम अदर साइंटिस्ट है ना, उन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फाइनल प्रूफ दिया था विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, तब तक हमारे पास ठीक ना ये कंफर्मेशन नहीं थी कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे किस तरीके से हमने प्रूफ करा है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो पहला एक्सपेरिमेंट करा था ग्रिफिथ ने। ठीक है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो 1800 के आसपास इन्होंने दिया था, है ना। क्लास 11th में भी पढ़ाए थे हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था हमने, जिसमें ग्रिफिथ ने क्या करा था, ही हैज टेकन न्यूमोकॉकस बैक्टीरियम, 2 स्ट्रेन लिया था, R स्ट्रेन एंड S स्ट्रेन, है ना, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन उन्होंने लिया था। एंड देन ही टुक माइस, याद आ रहा है, रिकॉल करेंगे जरा एक्सपेरिमेंट को, है ना। once he injected rough strain into the mice survived or alive, come on, mice survived or mice died? Mice survived. In one of the experiment he injected mice with rough strain and smooth strain. Which mice died? Smooth strain. Which mice died? स्मूथ वाला Smooth सर, strain. The one which is injected with स्मूथ स्ट्रेन ना। स्मूथ स्ट्रेन के पास टेंडेंसी थी निमोनिया कॉज करने की, तो निमोनिया डिजीज के चलते चूहा मर जा रहा था, है ना। ओके, दोबारा उन्होंने क्या करा था, तो गरम कर दिया। रफ स्ट्रेन को डाल दिया, रफ स्ट्रेन को डाला तो चूहा मरा नहीं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा, स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, एटीन्यूएटेड कर दिया, पार्शली किल कर दिया, तब चूहे में डाला, उस केस में भी चूहा नहीं मरा, है ना। फाइनली क्या करा उन्होंने, रफ स्ट्रेन भी डाल दिया चूहे के अंदर और हीट किल एस स्ट्रेन भी डाला चूहे के अंदर, एंड टू हिज सरप्राइज he observed that the mice died out of pneumonia disease। बाद में उन्होंने चूहे का स्प्लीन काट के देखा तो पाया गया इसके अंदर तो अलाइव इस स्ट्रेन भी प्रेजेंट है। कहानी सुनेंगे, ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे।
ठीक ना, क्वेश्चन अराइज हुआ। तो ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि एक मीडियम है, मान के चलो चूहा ही है, उसका बॉडी मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, उस मीडियम में रफ स्ट्रेन भी है और हीट की एस स्ट्रेन भी है। हीट हंस रहा है सर आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है। से कुछ डीएनए मूव करके चला गया होगा आवाज नहीं आ रहा है सर। रफ स्ट्रेन के अंदर, और रफ स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया होगा एस। We have only 1 minute left, and I will continue this class in the next class. ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, हम क्लास यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है, कंटिन्यू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से द सर्च ऑफ बुक दे रहा हूँ। क्लास 11 का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ के आओगे, उसके साथ यू शुड बी रेडी विथ द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक ना, जो बैक्टीरिया फाज का इस्तेमाल क्लास अटेंड करता नहीं है, बोलता है कि क्लासेस नहीं चल रहा है, बुक दे रहा हूँ आप लोग को। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, स्टडी इनकम फ्रॉम क्लास 11। क्लास 11 का टॉपिक है ये, थोड़ा रिवाइज करके आओगे। सेकेंड चैप्टर का है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक ना, पढ़ के आओगे। आई एम साइनिंग ऑफ। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ।